अप्रैल 2025 में ELSS फंड्स में 372 करोड़ के नेट आउटफ्लोज हुए, यानी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने के बजाय अपना पैसा ELSS से निकाला। और ये सिर्फ एक महीने का ट्रेंड नहीं है। अगर हम सिर्फ अप्रैल मंथ के लास्ट 3 साल का डेटा देखें तो पैटर्न काफी क्लियर है। अप्रैल 2022 306.82 करोड़ इनफ्लोज, अप्रैल 2023 61.16 करोड़ इनफ्लोज, अप्रैल 2024 144 करोड़ आउटफ्लोज, अप्रैल 2025 372 करोड़ आउटफ्लोज। ये कंसिस्टेंटली गिरता हुआ ट्रेंड बताता है कि लोग ELSS में नए इन्वेस्टमेंट्स करने के बजाय ग्रेजुअली उससे एग्जिट कर रहे हैं। और इस शिफ्ट के पीछे एक सिंपल वजह है, हर साल गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम को और सिंपल और अट्रैक्टिव बनाती जा रही है। आज के टाइम में न्यू टैक्स रिजीम में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के मुकाबले कम टैक्स देना पड़ता है, वो भी बिना किसी पेपर वर्क या इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स के। यही सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंस ही वजह है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में 74% टैक्स पेयर्स ने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया था। इस वीडियो में हम इसी बदलते हुए ट्रेंड को ब्रेक डाउन करेंगे, फैक्ट्स के साथ, डेटा के बेस पर और एक रियल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव के थ्रू। तो ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप ELSS में इन्वेस्ट करते आए हैं तो ये वीडियो आपको एक क्लियर डायरेक्शन देने वाली है। हम साथ में इस पर भी बात करेंगे कि क्या आपको ELSS में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। पहले हम डेटा देखेंगे कि ELSS ने बाकी कैटेगरीज के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है। क्या ELSS फंड्स बाकी स्कीम्स के कंपैरिजन में अच्छा करते हैं? फिर हम रियल सिचुएशंस के हिसाब से बताएंगे कि आज के सिनेरियो में ELSS रेलेवेंट है या नहीं। इस वीडियो में हम 2 इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करेंगे। पहला, अगर आप ऑलरेडी ELSS में इन्वेस्टेड हैं तो क्या आपको अपनी SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए या उसे बंद करके किसी और फंड कैटेगरी में स्विच करना चाहिए। दूसरा, ELSS से एग्जिट करते वक्त LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्लानिंग कैसे करें जिससे आप अननेसेसरी टैक्स ना भरें और अपना पैसा स्मार्टली विथड्रॉ कर पाएं। सबसे पहले बात करते हैं ELSS के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की। इसके लिए हमने एक डिटेल्ड रोलिंग रिटर्न एनालिसिस तैयार किया है जिसमें हमने ELSS फंड्स को कंपेयर किया है कुछ पॉपुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के साथ, लार्ज कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स। और ताकि पिक्चर क्लियर हो, हमने ये कंपैरिजन अलग अलग इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम्स के लिए किया है। 5 ईयर रोलिंग रिटर्न, 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स, यानी अगर आपने किसी भी वक्त इन फंड्स में इन्वेस्ट किया होता तो आपको एवरेज रिटर्न्स किस रेंज में मिलते। तो पहले देखते हैं 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स डेटा। ये बताता है कि अगर आप किसी भी 5 साल के पीरियड में ELSS में इन्वेस्ट करते तो आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते थे। ELSS का एवरेज रिटर्न है 15.85%, फ्लेक्सी कैप का 15.63% और लार्ज कैप 14.66%। थोड़ा और लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं। अब बात करते हैं 7 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स की। यहाँ ELSS का एवरेज रिटर्न है 14.81%, फ्लेक्सी कैप का 15.25% और लार्ज कैप 14.06%। तो हिस्टोरिकल डेटा से एक बात क्लियर हो जाती है, ELSS सिर्फ एक टैक्स सेविंग टूल नहीं बल्कि एक कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर भी रहा है। इन स्कीम्स ने लार्ज कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स से सिमिलर रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ELSS में इन्वेस्ट किया है तो बाकी कैटेगरीज के मुकाबले आपके रिटर्न सही ही रहे होंगे। अगर आप ELSS में इन्वेस्ट करते आए हैं तो क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए? तो इस डिसीजन को हम 3 अलग पर्सपेक्टिव से समझते हैं। पर्सपेक्टिव 1, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। पहले उन इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने ELSS में लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट किया था, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की पढ़ाई के लिए। जैसा कि हमने अभी देखा, ELSS के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बाकी कैटेगरीज से सिमिलर हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट बंद करना या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करके किसी और फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा हो। अभी बेटर ऑप्शन ये ही होगा कि आप इन्वेस्टेड रहें और अपने फंड के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहें। अगर आपका फंड 1.5 या 2 साल तक अंडर परफॉर्म करता है तभी चेंज करें। ELSS फंड्स के साथ एक और हिडन बेनिफिट भी है। रेगुलेशंस के हिसाब से ELSS स्कीम्स को अपने टोटल एसेट्स का मिनिमम 80% इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होता है।
तो अगर आप उन इन्वेस्टर्स में से हैं जिन्हें पसंद नहीं है कि फंड मैनेजर ज्यादा कैश होल्ड करे, तो ईएलएसएस आपके लिए एक कंसिस्टेंट इक्विटी एक्सपोजर वाला फंड बन सकता है। इसके अलावा ईएलएसएस फंड्स एफएनओ या आरईआईटीज में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो इसे एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड बना देता है। पर्सपेक्टिव 2, आप नए इन्वेस्टर हैं। तो अब बात करते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स की जिन्होंने पिछले 3-4 साल में ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की है। अगर आपने रिसेंटली इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की है और ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया है, तब अभी आपको कंटिन्यू करना चाहिए। किसी भी इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है मार्केट साइकिल। जब मार्केट गिरती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक में आकर पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। ये उनके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। जैसे 2020 का कोविड मार्केट क्रैश के टाइम पर बहुत लोगों ने अपने इक्विटी फंड्स सेल कर दिए, लेकिन जिनके पैसे ईएलएसएस में लॉक्ड इन थे, वो सारे पैसे एक साथ नहीं विड्रॉ कर पाते। इस रीजन से जब 3 महीने बाद मार्केट्स रिकवर हुए, तो ईएलएसएस इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स काफी बेटर हुए। ये प्रॉब्लम नए इन्वेस्टर्स के साथ ज्यादा होती है। जो 5 साल से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते आए हैं, उन्होंने एटलीस्ट एक मार्केट साइकिल देखी है और वो मार्केट के उतार चढ़ाव को बेटर समझ सकते हैं। ईएलएसएस का 3 साल का लॉक इन न्यू इन्वेस्टर्स को फोर्स करता है इन्वेस्टेड रहने के लिए। तो अगर आपने पिछले 3-4 साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो ईएलएसएस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अंटिल यू गेन सम इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस। पर्सपेक्टिव 3, आपने ईएलएसएस सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए किया था। तो कुछ लोग ईएलएसएस फंड में सिर्फ एटीसी के टैक्स बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करते आए हैं। तो अब न्यू टैक्स रिजीम के बाद आपको कोई टैक्स का फायदा नहीं मिल रहा। इसके अलावा ईएलएसएस एसआईपी में एक और लिमिटेशन है। हर मंथ की एसआईपी 3 साल के लिए लॉक इन होती है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप मई 2025 से ईएलएसएस में 5000 पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो आप मई 2025 की एसआईपी जून 2028 में विड्रॉ कर सकते हैं। जून 2025 की एसआईपी आप जुलाई 2028 में विड्रॉ कर पाएंगे। इसी तरह हर एसआईपी का 3 साल का लॉक इन होता है। तो अगर 3 साल तक एसआईपी चलाएंगे, तो लगभग 6 साल तक पैसा लॉक्ड इन रहेगा। तो अब क्या करना चाहिए? अगर टैक्स सेविंग ही आपका पर्पस था, तो अब आप टैक्स बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेटर ये होगा कि आप अपने ईएलएसएस एसआईपी को स्टॉप कर दें। आप किसी और फंड में एक नई एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ईएलएसएस जैसे ही एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप फ्लेक्सी कैप फंड्स को देख सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स और ईएलएसएस के रिटर्न्स लगभग सेम ही हैं। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जो ईएलएसएस से पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं। हो सकता है आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा हो, या फिर आपको 3 साल का लॉक इन नहीं चाहिए, या आपको कोई और कैटेगरी में पैसा डालना है जहां आप चाहते हैं आपको ईएलएसएस से बेटर रिटर्न्स मिल पाएं। इन सिचुएशंस में आपको कैपिटल गेन्स का ख्याल रखना होगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड बेचते हैं और आपका प्रॉफिट 1.25 लाख से ज्यादा होता है, तो आपको उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है अगर आपने 1 साल के बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स को बेचा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कुछ साल पहले ईएलएसएस फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आज उसकी वैल्यू बढ़कर 8 लाख रुपए हो गई है, यानी आपने 6 लाख का कैपिटल गेन कमा लिया है। आप सोच रहे हैं कि अब पूरा 8 लाख निकाल लिया जाए। अब 6 लाख में से 1.25 लाख प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी 4.75 लाख पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, यानी आपका टैक्स बनेगा 59,375 रुपीज। लेकिन अगर आप थोड़ा प्लानिंग कर लें, तो यही पैसा आप बिना टैक्स दिए भी निकाल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में 1.5 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं, तो आपका कैपिटल गेन्स टैक्स होगा अराउंड 1.12 लाख रुपीज। तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये टैक्स कैलकुलेट होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। ये मेथड समझकर आप हर साल कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना विड्रॉ करना चाहिए जिससे आपका टैक्स 1.25 लाख से कम हो। एक बात जरूर याद रखिए, ये 1.25 लाख की लिमिट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल योर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक ट्रांजैक्शंस कंबाइंड। यानी अगर आप कुछ और इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, तो उसके गेन्स भी आपको टोटल कैलकुलेशन में कंसिडर करने होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ईएलएसएस से एग्जिट करना है, तो बस इतना ध्यान रखिए, एग्जिट करिए लेकिन स्मार्ट प्लानिंग के साथ।
अब सब सवालों के जवाब के बाद आपका डिसीजन क्या होना चाहिए? अगर एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते आए हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस 3-4 साल का है तब भी ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते थे और अब न्यू टैक्स रेजिम में आपको एटीसी का बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आप चाहे दूसरे कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉल एक एग्जिट प्लान के साथ करें जहां आप टैक्स बचा पाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए आप ईएलएसएस कंटिन्यू कर रहे हैं या शिफ्ट करने का प्लान है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्वेस्टमेंट इनसाइट के साथ। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.